नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य कॉमन मैन यानी आम आदमी को बैंकिंग से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम बिना किसी कठिन और तकनीकी शब्दों का प्रयोग किए बैंकों के नियमों और निर्देशों की जानकारी सीधी सरल भाषा में आप तक पहुंचाएं। बैंक ग्राहकों को जागरूक करना और उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना भी हमारा प्रमुख ध्येय है। चूंकि ये वीडियो नॉमिनेशन सुविधा पर है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए ताकि आपको पता चल सके कि पूर्ण जानकारी के अभाव में कई बार किसी जमाकर्ता यानी डिपॉजिटर की मृत्यु होने पर किस तरह से उसके लीगल एयर्स को यानी उत्तराधिकारियों को बैंक के बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार तो बैंक अधिकारी इतने अनावश्यक दस्तावेज या औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कह देते हैं जिनकी बैंक नियमानुसार जरूरत ही नहीं होती। इसलिए आज जिस विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे उसके बारे में हर उस व्यक्ति को पता होना चाहिए जिसका बैंक में किसी भी प्रकार का कोई जमा खाता है या लॉकर है या उसने कोई वस्तु बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी हुई है। एक निवेदन और, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। एक खास बात, भाषा के बारे में मेरी कोशिश रहेगी कि यह चर्चा हिंदी में ही हो, लेकिन कभी कभी इंग्लिश और हिंदी का मिक्स भी हो सकता है। जो स्क्रीन पर स्लाइड्स आएंगी वो अंग्रेजी में होंगी, लेकिन उन पर विवेचना और चर्चा हिंदी में ही होगी। सबसे पहले देखते हैं कि आज इस शो के बाद आप क्या क्या जानकारी लेकर जाएंगे। व्हाट वी शैल लर्न। बैंक में जमा खाता खोलते समय या लॉकर सुविधा लेते समय नॉमिनेशन या नामांकन क्यों आवश्यक है। नॉमिनेशन को बैंक में दर्ज कराने की प्रक्रिया और उससे संबंधित नियम। नॉमिनी या नामिती के नाम में किस तरह से परिवर्तन कराया जा सकता है। जिन मृतक जमाकर्ता के खातों में नॉमिनेशन है उनमें क्लेम निपटान की प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी। जिन मृतक जमाकर्ता के खातों में नॉमिनेशन नहीं है उनमें भी क्लेम निपटान की प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी। सक्सेशन सर्टिफिकेट या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आज की इस जानकारी से कौन लाभान्वित होंगे। वे ग्राहक जिनका बैंक में जमा खाता है या जिन्होंने लॉकर सुविधा ले रखी है। नए जमाकर्ता और नए लॉकर सुविधा लेने वाले ग्राहक। आम जनता और जमाकर्ताओं के कानूनी वारिस और स्टूडेंट्स ऑफ बैंकिंग। हम चर्चा करते हैं अभी हाल ही में समाचार पत्रों में प्रकाशित एक घटना से। ये घटना है बिहार की राजधानी पटना के पास के गांव सिंगरियावन की। इस गांव में एक भारी भीड़ एक मृतक व्यक्ति की बॉडी लेकर एक बैंक के सामने 3 घंटे तक जमी रही और मृतक जमाकर्ता के खाते में से जमा धनराशि की निकासी की मांग करने लगे। अब चूंकि मृतक ने अपने खाते में कोई नॉमिनेशन या नामांकन नहीं कर रखा था तो बैंक अधिकारी कुछ नहीं कर पाए। दर्शकों, ये घटना जहां दुखद है वहीं हमारे सबके लिए आंख खोलने वाली भी है। कभी कभी साधारण से नियम की पालना नहीं करने से हमें और हमारे परिवार को बहुत अधिक कठिनाई सहनी पड़ती है। बैंक के जमा खातों में नामांकन सुविधा आरंभ हुए लगभग 35 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कई जमाकर्ताओं और लॉकरधारियों के खातों में नामांकन नहीं है और मृत्यु के बाद उनके वारिसों को या कानूनी उत्तराधिकारियों को बैंक में जमा पैसे को वापस लेने में काफ़ी कठिनाई आ रही है। यहाँ आपको यह बताना चाहता हूँ कि कॉमर्शियल बैंक में कुल 14,578 करोड़ रुपए की ऐसी धनराशि है जिसे कोई क्लेम करने वाला नहीं है। इस बात से आपको अनुमान लग सकता है कि नामांकन की सुविधा होने के बावजूद कितने लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है और अगर है तो वह भी आधी अधूरी। बैंकों में नामांकन सुविधा 29 मार्च 1985 से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 45ZA से 45ZF के माध्यम से आरंभ हुई थी। जहां पहले ये सुविधा स्वैच्छिक या वॉलंटरी थी, वहीं बाद में इसे मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य बना दिया गया। जब नामांकन सुविधा बैंक खातों में नहीं थी तो बैंक खातों में दावों के निपटान में बहुत कठिनाई आती थी। बैंक अधिकारियों का व्यवहार रूखा और कुछ हद तक असहयोगी सा हो जाता था।
कई अधिकारियों को तो इस तरह के दावों के निपटान की प्रक्रिया का पूरा ज्ञान ही नहीं होता था और वे मृतक के परिवार वालों को चक्कर पे चक्कर लगवाते थे और उनका तरीका टालने का सा रहता था। जब भी मृतक के वारिस या परिवार वाले शाखा में जमाएं निकालने के लिए आते थे, अधिकतर एक स्टैंडर्ड जवाब होता था कि जाइए कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर आइए। इस प्रमाण पत्र को लाना एक लंबी, जटिल और कानूनी प्रक्रिया है और इस तरह से बैंक ग्राहक को दर बदर भटकना पड़ता था। इस उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के बारे में हम इस प्रस्तुति के अंत में ब्रीफ में चर्चा करेंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। What are the benefits of nomination? सक्सेशन सर्टिफिकेट या वसीयत के बगैर जल्द बिना किसी लंबी प्रक्रिया के बैंक द्वारा मृतक के खातों से बकाया राशि का भुगतान या लॉकर से विभिन्न आइटम को निकालने की अनुमति। नामांकन सुविधा उन सभी ग्राहकों को उपलब्ध है जिनका बैंक में करंट खाता, बचत खाता या किसी भी तरह का मियादी खाता है। यह लॉकर और सुरक्षित अभिरक्षा की सुविधा वाले ग्राहकों को भी उपलब्ध है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नॉमिनेशन फैसिलिटी केवल व्यक्तिगत और सोल प्रोप्राइटरी या एकल स्वामित्व वाली फर्म्स को ही उपलब्ध है। नॉमिनी कौन हो सकता है? नॉमिनेशन केवल इंडिविजुअल यानी व्यक्ति विशेष के पक्ष में ही किया जा सकता है। यह ट्रस्ट, सोसाइटी, कंपनी आदि के हक में नहीं किया जा सकता है। नॉमिनेशन केवल मात्र एक व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है। यह पहले खुले हुए खातों में और नए खातों में किया जा सकता है। यह कभी भी रद्द किया जा सकता है या नॉमिनी के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। सरकारी योजनाएं जैसे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीएफ ग्रेच्युटी आदि में एक से अधिक व्यक्ति का नाम का नॉमिनेशन किया जा सकता है। आइए इस चार्ट के माध्यम से थोड़ा स्पष्ट करें कि नॉमिनेशन नॉमिनी कैसे कैसे हो सकता है। जमा खाते यानी डिपॉजिट्स अकाउंट में चाहे वे सिंगल नाम में हो चाहे जॉइंट नामों में केवल एक ही व्यक्ति नॉमिनी हो सकता है। सेफ कस्टडी के मामले में यदि वो सिंगल नाम में खाता है तो केवल एक व्यक्ति ही नॉमिनी हो सकता है। सेफ डिपॉजिट लॉकर्स यदि वे सिंगल नाम में हैं तो केवल एक व्यक्ति ही नॉमिनी होगा। सेफ डिपॉजिट लॉकर अगर जॉइंट नामों में भी है और आइदर सर्वाइवर का मैंडेट है तो केवल एक व्यक्ति ही नॉमिनी होगा। लेकिन अगर फॉर्मर सर्वाइवर का मैंडेट है तो भी एक ही व्यक्ति को नॉमिनी नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन सेफ डिपॉजिट लॉकर अगर दो नामों में है यानी जॉइंट ऑपरेशंस हैं, उसमें दो व्यक्ति खाते का परिचालन कर सकते हैं, लॉकर का परिचालन कर सकते हैं, तो अधिकतम दो नॉमिनी नियुक्त किए जा सकते हैं। यानी कि प्रत्येक लॉकरधारी अपना अपना नॉमिनी नियुक्त कर सकता है। लेकिन आईबीए के नियम अनुसार अधिकतम दो व्यक्ति ही नॉमिनी के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग नॉमिनेशन। ट्रस्ट अकाउंट्स, पार्टनरशिप फर्म के खाते, एचयूएफ, कंपनीज, एसोसिएशन, क्लब्स इत्यादि जो खाते रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में खोले गए हों उनमें नॉमिनेशन नहीं हो सकता है। इंडिविजुअल्स द्वारा खोले गए जॉइंट अकाउंट्स में नॉमिनेशन सभी खाता धारकों द्वारा जॉइंटली ही किया जा सकता है। किसी रेजिडेंट के खाते में नॉन रेजिडेंट यानी एनआरआई को नॉमिनेट किया जा सकता है, लेकिन जमाकर्ता की मृत्यु होने के बाद बकाया राशि नॉमिनी के एनआरओ खाते में ही जमा की जाएगी। रूल्स रिगार्डिंग नॉमिनेशन। माइनर द्वारा सेल्फ ऑपरेटेड खाते में नॉमिनेशन माइनर की तरफ से केवल उसका गार्जियन या संरक्षक ही कर सकता है। गार्जियन ऑपरेटेड माइनर के अकाउंट में नॉमिनेशन केवल गार्जियन द्वारा ही किया जा सकता है। नॉमिनेशन माइनर के पक्ष में किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि एक वयस्क व्यक्ति यानी मेजर व्यक्ति का नाम भी दर्ज कराना पड़ेगा, जिससे कि यदि जमाकर्ता की मृत्यु नॉमिनी के माइनर रहने की अवधि के दौरान हो जाए तो उस वयस्क व्यक्ति को बकाया राशि का भुगतान बैंक द्वारा किया जा सके। रूल्स रिगार्डिंग नॉमिनेशन। टर्म डिपॉजिट के रिन्यू होने पर भी नॉमिनेशन प्रभावी रहेगा जब तक कि उसे खास तौर पर रद्द या बदला न गया हो। नॉमिनेशन के रजिस्ट्रेशन का तथ्य एफडीआर, पासबुक, स्टेटमेंट में दर्ज किया जाएगा। नॉमिनी का नाम नहीं लिखा जाएगा जब तक कि जमाकर्ता ने इसके लिए
विशेष रूप से निवेदन न किया हो। सभी सिंगल जमा खातों में नॉमिनेशन अनिवार्य है जब तक कि कोई लिखित में इसके लिए मना न करे। यदि जमाकर्ता नामांकन के समय थंब इंप्रेशन लगाता है तो 2 विटनेस द्वारा उसे सत्यापित कराया जाएगा, लेकिन सिग्नेचर को अटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बैंक नॉमिनेशन फॉर्म की प्राप्ति के उपरांत जमाकर्ता को लिखित में पावती देंगे। यदि नॉमिनेशन रद्द होता है या उसमें परिवर्तन होता है तो भी लिखित पावती देनी होगी। स्टेटस एंड राइट्स ऑफ नॉमिनी। बैंक के जमाकर्ता की मृत्यु के बाद नॉमिनी उसके धन का मालिक नहीं हो जाता है। यदि कानूनी तौर से देखें तो नॉमिनी वास्तविक कानूनी वारिसों के लिए एक ट्रस्टी की भांति होता है, जिसे खाते की बकाया राशि या लॉकर में रखी हुई वस्तुओं को बैंक से प्राप्त करने का अधिकार है। वह ओनर नहीं है, न ही उसे खाते के परिचालन या ऑपरेशन का कोई अधिकार प्राप्त होता है। बैंक बकाया राशि का भुगतान केवल मात्र नॉमिनी को ही कर सकता है। हाँ, यदि कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो उसकी पालना की जाएगी। दावेदार या नॉमिनी को भुगतान। जिन बैंक खातों में नॉमिनी की नियुक्ति की गई है या सर्वाइवरशिप का मैंडेट दिया गया है, उन मामलों में जमाकर्ता की मृत्यु के पश्चात नॉमिनी या सर्वाइवर को बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा, लेकिन इसके लिए नॉमिनी या सर्वाइवर की पहचान या आइडेंटिटी के दस्तावेज बैंक अधिकारियों को प्रस्तुत करने होंगे। लेकिन बैंक ये सुनिश्चित करेगा कि कोई कोर्ट ऑर्डर इस मामले में तो लागू नहीं है। जिन खातों में नॉमिनेशन या सर्वाइवरशिप मैंडेट नहीं है, ऐसे मामले जिनमें नॉमिनेशन या सर्वाइवरशिप का मैंडेट नहीं है, आरबीआई ने निर्देश दिए हैं कि बकाया राशि के भुगतान की प्रक्रिया सरल हो, जिससे कि उत्तराधिकारियों को असुविधा न हो। प्रत्येक बैंक की पॉलिसी के अनुसार एक मिनिमम राशि की सीमा तय कर दी गई है जिस तक क्लेम्स इंडेमनिटी बॉन्ड के आधार पर सेटल कर दिए जाएंगे। इसका मतलब कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि की डिमांड नहीं की जाएगी। टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम केसेस। आरबीआई के निर्देशानुसार सभी मृतक खातों में क्लेम 15 दिन के अंदर सेटल कर दिए जाएंगे, लेकिन क्लेम के साथ डेथ सर्टिफिकेट और क्लेम करने वाले के पहचान के दस्तावेज होना जरूरी है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र क्या है? सक्सेशन सर्टिफिकेट के नियम इंडियन सक्सेशन एक्ट में दिए गए हैं। बेनिफिशियरी को कोर्ट में एक पिटीशन लगानी होगी। सामान्यतः यह जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। यह सर्टिफिकेट उस डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा जारी किया जाता है जिसके जुरिस्डिक्शन या क्षेत्राधिकार में वह प्रतिभूति आती है जिसके लिए दरखास्त दी गई है, या उस क्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट जज जहां वह मृतक रहता था। पिटीशन के साथ बेनिफिशियरी का नाम, उसका मृतक से संबंध, अन्य उत्तराधिकारियों का विवरण, मृत्यु का विवरण और मृत्यु का सर्टिफिकेट संलग्न किए जाने चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करें।